अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बता चुकी हूँ। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मैंने लिंक करना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है। अब मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंपली जो होता है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब प्रोटॉन के ट्रांसफ़र होने की जब हो रहा होता है तो हमारे पास कुछ प्रोटॉन यहाँ पर रह जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस से प्रोटॉन मैट्रिक्स से इस स्पेस में पास होते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स से स्पेस में पास होते हैं प्रोटॉन। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से पास होंगे प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से पास नहीं होते। ठीक है। ये बात रखनी है, जो हमारे पास FADH वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इससे पास नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से पास होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। प्रोटॉन जो होते हैं वो पास होके, ये थोड़े बड़े बन गए, प्रोटॉन जो होते हैं वो पास होके ये वाली स्पेस में आ जाते हैं। जब प्रोटॉन मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, तो प्रोटॉन यहाँ पर इस जगह सारी जगह ना प्रोटॉन अकुमुलेट कर जाते हैं और प्रोटॉन की कंसनट्रेशन इस स्पेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जब प्रोटॉन की कंसनट्रेशन इस स्पेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, इसका आगे कहानी ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक ATP न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्या नाम है इसका, ATP न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर। ठीक है। ATP न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारे पास एक कुछ अलग ही चीज़ प्रेजेंट होती है। एक इसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है ना, इसके अंदर डोमेन्स होते हैं। ठीक है। एक इसका मेम्ब्रेनस डोमेन होता है जो कि कुछ स्फेरिकल होता है इस टाइप का। ठीक है। ये इसका मेम्ब्रेनस डोमेन है। दूसरा जो होता है वो हमारे पास वो कौन सा होता है, F1 डोमेन होता है। इसको हम एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस डोमेन भी कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मेम्ब्रेनस डोमेन भी कह सकते हैं और F0 डोमेन भी कह सकते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम F1 डोमेन भी कह सकते हैं और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस डोमेन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो इस टाइप पे बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन को मूव करना है इस स्पेस से मैट्रिक्स की जानिब। हाइड्रोजन आयन जैसे ही F0 डोमेन में आते हैं, F0 डोमेन जो होता है वो रोटेशन करता है। जैसे ही F0 डोमेन रोटेशन होती है, F0 डोमेन की रोटेशन होती है, तो जो F1 डोमेन होता है इसके अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है और F1 डोमेन अपने अंदर ही वो सलाहियत डेवलप करता है कि यहाँ पे मौजूद ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जमा करे और ATP बनाए। ठीक है। दोबारा से उसने बहुत आसान है, क्या हुआ, हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होती है स्पेस में ज़्यादा हो गई। जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन स्पेस में ज़्यादा हो गई तो वही फिनोमेना अप्लाई होगा, H पॉजिटिव आयन मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। लेकिन H पॉजिटिव आयन को स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आने के लिए इस डोमेन की ज़रूरत है। इसमें हमारे पास ये जो पार्ट है इसका नाम है F0 डोमेन और ये जो पार्ट है इसका नाम है F1 डोमेन। जैसे ही H पॉजिटिव आयन F0 डोमेन में एंटर होंगे, F0 डोमेन जो होता है इसकी रोटेशन होगी। जैसे ही F0 डोमेन की रोटेशन होगी तो F1 डोमेन जो होता है इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और ये बाइंड करेगा ADP को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को और ATP बनाएगा। ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ADP आया कहाँ से। ये जो ATP न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर है ना, इससे बाहर से अंदर ATP ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो मालूमात है ये हमारे पास, ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कपल्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। हमारे पास ये जो प्रोटॉन आया ना, ये एक्चुअली ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है ये जो है कपलिंग करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। अगर ये प्रोटॉन ना होते तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप ना होता, ये डेवलप ना होता तो प्रोटॉन यहाँ से डिप ना करते, कन्फर्मेशनल चेंज ना होता, ना रोटेशन होती, कुछ भी नहीं होता। तो एक्चुअली जो कपलिंग हुई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से वो हुई है प्रोटॉन के ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है। अब हमारी बॉडी में या हम अब कुछ ऐसे टॉक्सिन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि जो फॉस्फोराइलेशन सिस्टम है इसको डैमेज करते हैं। अब हम उन टॉक्सिन्स की बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सबसे पहला जो टॉक्सिन है उसका नाम है ओलिगोमाइसिन और जो दूसरा टॉक्सिन है उसका नाम है ठीक है। ये जो दो टॉक्सिन्स हैं ये हमारे पास फॉस्फोराइलेशन सिस्टम पे एक्ट करते हैं और फिर मसले क्रिएट करते हैं फॉस्फोराइलेशन सिस्टम में। जो ओलिगोमाइसिन है ये वर्क करता है ATP सिंथेस पे और ये जो टॉक्सिन है ये वर्क करता है ATP ट्रांसफरेज पे।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये जो एटीपी सिंथेस है, ये जो पूरा डोमेन है ना, F0 डोमेन, F1 डोमेन, इस पूरे को हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। तो एटीपी सिंथेस किसे कहते हैं? F0 प्लस F1 डोमेन इज नोन एज एटीपी सिंथेस। ठीक है। अगर ओलिगोमाइसिन हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो ये एटीपी सिंथेस को इम्पेयर कर देगा। जब एटीपी सिंथेस ही इम्पेयर हो जाएगा तो ना एटीपी बनेगा, ना बॉडी को एनर्जी मिलेगी और मसले पैदा होते हैं। और ये जो हमारे पास ये जो दूसरा टॉक्सिन है, ये किस पे वर्क करता है? ये इस ट्रांसफरेस पे वर्क करता है। और जब ये ट्रांसफर ही नहीं होगा तो भाई एडीपी आएगा ही नहीं, तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड नहीं होगा। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी F1 डोमेन से बाइंड नहीं होगा तो एटीपी बनेगा नहीं, यानी कि इनडायरेक्ट वही हो रहा है जो एटीपी सिंथेस में होता है। तो ये दो टॉक्सिन्स हैं जो कि हमारे पास फॉस्फोराइलेशन सिस्टम जो होता है इसको इम्पेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ख़त्म हो गया है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।